हेलो दोस्तों। तो हम लोग इसके पहले अभी पढ़ा था टेम्परेचर का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोग अब टेम्परेचर के आगे हमने अभी बात किया था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डिफिनीशन हमने लिख रखा है, थोड़ा सा लेंथी डिफिनीशन है। बाकी इस डिफिनीशन को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक हम लोग अभी डायग्राम देखेंगे, वहाँ पर 3 बॉडी का, तो वहां से समझ में आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं, डिफिनेशन लिखने तो कहीं आना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं तो आप कर लेंगे, ठीक है। बाकी अगर जैसे कुछ लोग डिप्लोमा करते रहते हैं तो उनको ये जरूरत पड़ेगी, वहां पर आ जाता है कि एक्सप्लेन जीरोस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वहां पर ये डिफिनेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बाकी वैसे जरूरत पड़ती नहीं है, आप कॉन्सेप्ट जानते रहिए, सब काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब देखिए यहाँ पर शुरू में अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, देखिए हम बार बार थर्मोडायनेमिक सिस्टम नहीं कहेंगे, उसको एक बॉडी कहेंगे, और लेकिन हम जानते रहेंगे वो जो बॉडी हमारा क्या है, वही हमारा सिस्टम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए, या ब्रैकेट में हमने लिख रखा है बॉडी ए, ये बॉडी ही कहेंगे, बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी, ठीक है। बॉडी ए है, थर्मल इक्विलिब्रियम किसके, बॉडी बी के, एंड द बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ द बॉडी सी। बी किसके इक्विलिब्रियम है, सी के। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इट कैन बी से दैट, या ये लिखा देन इट कैन बी से दैट बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ द बॉडी सी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी और सी आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम, ए बी सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। आप डेफिनेशन देख लीजिए, यहाँ से अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हम अभी डायग्राम बनाते हैं, वहां से एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। 2 इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि ए बी और सी आपस में इक्विलिब्रियम अवस्था में होंगे, और वो कौन सा इक्विलिब्रियम अवस्था होगा, वो टेम्परेचर का होगा, ठीक है। बाकी इक्विलिब्रियम अवस्था तो हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया, उसे होता है पोटेंशियल इक्विलिब्रियम, मतलब इलेक्ट्रिक, ये कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो जाए तो वो भी इक्विलिब्रियम अवस्था होती है। दोनों के बीच में फोर्सेस इक्विलिब्रियम हो तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो वो बात की चीजें हैं, हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ये हम लोगों ने देखा कि ए बी और सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम है, वो बॉडी कहलाए, वो कहलाया जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से कुछ कंसेप्ट निकल के आता है तो उसको हम लोग लिखेंगे आगे, ठीक। जैसे यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर हमने बनाया एक बॉडी ए है, ठीक है, और दूसरी बॉडी हमारी बी है, और तीसरी बॉडी हमारी सी है, ठीक। 3 बॉडी हमने अभी जो ऊपर लिखा था हमने डिफिनेशन, उसको ऐसे बना लीजिए। अब कहा गया कि बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब समझ रहे हैं कि जब दोनों बॉडी का तापमान एक समान हो जाए तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तापीशाम, जिसका तापीशाम, ठीक है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम दोनों बॉडी के बीच में फोर्सेस इक्विलिब्रियम अवस्था में हो जाए। केमिकल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है वो क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम अवस्था में आ जाए, ठीक है। केमिकल पोटेंशियल कहते हैं उसको। कुल मिलाकर के हम यहाँ बात करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं कि जब बॉडी ए और बॉडी बी का तापमान बराबर हो जाए तो वो कहा जाएगा कि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। तो ये बॉडी ए है, इसका तापमान कितना है, टी ए, और इसका तापमान कितना है, टी बी, और इसका तापमान टी सी, ठीक है। तो ये रहा इक्विलिब्रियम, हमने तीर लगा दिया इधर और इधर, मतलब कुल मिलाकर के ये बराबर है। यहाँ लिख भी सकते हैं, थोड़ा भी लिखते हैं नीचे, ठीक है। ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम अवस्था में हो गए, और कहा गया कि बॉडी बी और सी किसके हो, थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाए, मतलब कि अब ये बॉडी बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। आप यहाँ लिख सकते हैं टी ए, और यहाँ लिख सकते हैं टी बी, ये क्या है, बराबर,
यही तो हो रहा है, बॉडी ए इन थर्मल इक्विलिब्रियम और बॉडी बी टी ए बराबर टी बी, और बॉडी बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो टी बी बराबर टी सी हो जाएगा। तो अब इसको हम अभी नहीं करते हैं, ये दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं, टी ए बराबर टी बी समीकरण 1 और टी बी इक्वल टू टी सी समीकरण 2। ये दो इक्वेशन बन गए हमको। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करा लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए, या इसी को कह सकते हैं कि टी बी किसके बराबर है, टी ए के, यही लिखा है हमने वो, और यहाँ पर टी बी किसके बराबर है, टी सी, ठीक। तो ये टी बी और टी सी अगर बराबर हैं एक दूसरे से, तो ये टी ए और टी सी क्या होंगे, ये भी बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमको, टी ए बराबर टी सी। वहां पर हमने लिखा नहीं था कि देन इट कैन बी से दैट बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, मतलब कि ये भी क्या होंगे, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, टी ए और टी सी बराबर होंगे। ये आ गया अपने आप, टी ए और टी सी बराबर हो गया। तो आप देख लीजिए तीनों इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गया 3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। आप देखिए टी बी टी सी, आप तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा है? यहां से हमको ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि ए बी और सी क्या है, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। मतलब ये सारी बॉडी क्या होंगे, एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, मतलब टी ए बराबर टी बी बराबर टी सी, ठीक है। तो ये रहा डिफिनेशन, हमने दो समीकरण लिखा, वहां से हमने प्रूव किया कि टी ए बराबर टी सी है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि टी ए और टी बी टी सी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम अवस्था में आ गए। ये कहा गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, निष्कर्ष किस चीज का निकला, बार बार किस चीज की बात हो रही है, टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर ही इन तीनों का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। मतलब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट निकल के आता है किसका, टेम्परेचर का, ठीक है। तो ये हम लोग अभी थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं, वहां से और अच्छा समझ आ जाए कि ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ठीक है। ठीक, हमने कहा कि ये हमारा दिखाई दे रहा होगा, ये रहा ZLOT, क्या है, ZLOT, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या कहा गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या चीज कहा गया, क्या निष्कर्ष निकला, ए, या यहां पर लिख के करिए, बॉडी ए बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में निष्कर्ष हमारा निकला था कि बॉडी ए बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इन तीनों में कोई न कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी जो कि सेम हो रही होगी, तभी तो तीनों इक्विलिब्रियम अवस्था में आ रहे हैं। बार बार हमने कहा कि तीनों बॉडी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, मतलब कोई न कोई एक प्रॉपर्टी होगी जो कि तीनों के लिए क्या होगी, सेम होगी। ए कॉमन प्रॉपर्टी बिटवीन ए बी एंड सी, ठीक है। अब ये जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो एक यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक मतलब समझ रहे हैं कि वो उन तीनों के लिए एक यूनिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ही वो तीनों बॉडी आपस में इक्विलिब्रियम अवस्था में आए। दिस
प्रॉपर्टी इज एन यूनिक प्रॉपर्टी, ये यूनिक प्रॉपर्टी होगा। और वो यूनिक प्रॉपर्टी क्या होगी, वही यूनिक प्रॉपर्टी का नाम क्या हम दे सकते हैं, दिस यूनिक प्रॉपर्टी इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर ही है जिसके जो कि तीनों बॉडी के लिए क्या है, एक ही वैल्यू है। तो अगर यहां नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा हम इधर लिख देते हैं, दिस यूनिक प्रॉपर्टी इज नोन एज टेम्परेचर। दिस यूनिक प्रॉपर्टी is known as टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारा निष्कर्ष क्या निकल के आया यहां से, टेम्परेचर निष्कर्ष निकल के आया, मतलब जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या चीज निष्कर्ष निकल रहा है, टेम्परेचर का। मतलब इसमें जो हमको यहाँ से एक कंसेप्ट जनरेट होता है किसका, टेम्परेचर का। तो क्वेश्चन आता है कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर इज अराइजेस फ्रॉम जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो कहाँ से होता है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचे। कहने मतलब यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बॉडी ए बी सी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है कोई न कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी जो तीनों के लिए एक होगी, ए कॉमन प्रॉपर्टी बिटवीन ए बी एंड सी। उस कॉमन प्रॉपर्टी को कहा गया कि एकदम यूनिक होगी जो तीनों के लिए ही एक होगा। ठीक है, दिस कॉमन प्रॉपर्टी इज एन यूनिक प्रॉपर्टी। अब ये यूनिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो जीरो लॉ का हमारा जो निष्कर्ष निकला वो क्या आ गया, टेम्परेचर। तो नोट में डाल के यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए इसको अगर थोड़ा दिक्कत हो रहा हो तो जल्दी से ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ी कोई दिक्कत नहीं है। नोट में डाल के लिखिए, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर इज अराइजेस या जनरेटेड फ्रॉम जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। याद नहीं हो जाएगा तो एक दो बार करेंगे तो प्रैक्टिस, देखिए जैसे क्लास करिए उसको प्रैक्टिस करिए। तो एक बार पढ़ रहे हैं फिर प्रैक्टिस आप अपने से करेंगे तो काफ़ी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। फिर उसके बाद बीच बीच में रिवीजन करते रहिए तो कभी भूलता नहीं। ठीक है, तो ये रहा आपका जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, क्या है, थर्मोमीटर। तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो एग्जाम्पल है वो थर्मोमीटर है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये थर्मोमीटर क्या करता है। ठीक, क्या मेजरमेंट करता होगा, टेम्परेचर ही मेजर करता होगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना यहाँ लिक्विड दिखाई नहीं दे रहा है।
ठीक है, ये रहा लिक्विड। ठीक, ये रहा थर्मोमीटर। यहाँ पर जो लिक्विड है वो है मरकरी, Hg। ठीक है, डेंसिटी कितनी होती है इसकी? 13,600 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितनी बॉडी है, कितने सिस्टम है। यहाँ पर देखिए थर्मोमीटर है, उसके अंदर लिक्विड रखा हुआ है, वो लिक्विड कौन सा है? मरकरी है। मतलब हमने कहा ये कोई बॉडी है, अभी उसको हम डिसाइड करते हैं बॉडी ABC किसको करेंगे। ठीक है, अब ये यूज कहाँ करते हैं? मान लीजिए आपको फीवर हुआ, आप पहुंचे डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करता है? थर्मोमीटर निकाला, आपके मुंह में लगा दिए, वो रखा रहता है पानी में। पानी में क्यों रखा रहता है? ताकि वो जो मरकरी का डिफ्लेक्शन, जैसे ये जो लिक्विड रखा गया है वो मतलब जैसे पानी की वजह से क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। ठंडा रहेगा तो मतलब ये जो लिक्विड है जो रखा गया उसके मॉलिक्यूल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। मतलब जब जैसे वहां से निकाल के हमारे मुंह में लगाएगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करेगा, तो वो तब वहां से स्टार्ट होगा हाई टेम्परेचर के कारण। तो ऐसा ना हो कि बाहर अंदर कुछ तापमान की वजह से पहले से ही मॉलिक्यूल ऊपर हो, तो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि जैसे आप आए, आप आए रोते हुए थोड़ा सा, ठीक है, अब आपको फीवर हुआ है, फीवर हुआ है तो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो। अब आप यहाँ जब पहुंचेंगे तो ये थर्मोमीटर जो होगा डॉक्टर आपके मुंह में लगाएगा। ठीक है, तो अब आप आए टेम्परेचर चेक कराने, एक तरीके डॉक्टर के पास आए, थर्मोमीटर लगा रहा है तो क्या कर चेक करो? हमारी बॉडी का टेम्परेचर। हमने कहा ये जो आदमी है इसका तापमान, हमने कहा इसका हमने क्या बॉडी ए कह दिया, बॉडी ए, और जो मरकरी थर्मोमीटर है वो है बॉडी बी, और ये जो अंदर लिक्विड रखा है मरकरी उसको कहा गया सी। ये जो मरकरी अंदर है वो क्या है? सी। तो 3 बॉडी हो गई। ठीक है, ये 3 बॉडी हो गई। अब बताइए इन तीनों बॉडी में सबसे अधिक तापमान किसका होगा? इसका होगा, ए का। क्यों? क्योंकि ये इसको फीवर हुआ है तो बाद अंदर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट वो बढ़ चुका होगा। ठीक, तो ये आया, अब इसका तापमान अधिक है, इसका कांटेक्ट सबसे पहले किसका होगा? मरकरी का होगा क्या? मरकरी का तो कांटेक्ट हो ही नहीं सकता। किसका होगा? ये जो बॉडी का ग्लास है, ये जो ग्लास है, ये ग्लास ही कांटेक्ट में आएगा उसके मुंह के। तो इसका तापमान अधिक है, इस ग्लास का तापमान कम है, तो हीट ट्रांसफर होगा। हीट ट्रांसफर किधर होगा? आदमी से इस ग्लास में, मतलब कि आदमी से ग्लास में ये हीट ट्रांसफर होगा। हीट ट्रांसफर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। ठीक है, अब जब हीट ट्रांसफर होगा तो ये ग्लास क्या होगा? गर्म होगा, तो ग्लास का तापमान क्या करेगा? बढ़ेगा। ग्लास का तापमान हमने क्या किया? बढ़ेगा। अब जब तापमान इसका ग्लास का बढ़ेगा तो ग्लास और जो अंदर लिक्विड रखा गया उसके बीच में हीट ट्रांसफर होगा, क्योंकि लिक्विड का तापमान कम है, अब ये ग्लास का तापमान बढ़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम इसका व्यू बना लेते हैं, जो अंदर लिक्विड है। ठीक है, ठीक, इसका जब तापमान, किसका? ग्लास का तापमान बढ़ रहा है तो ग्लास से हीट ट्रांसफर होके कहाँ जाएगा? ये जो लिक्विड रखा गया है इसका। तो जो लिक्विड है इसका भी तापमान क्या होगा?
लिक्विड का तापमान भी बढ़ेगा। अब ये बताइए यहां से यहां तक आया, जैसे जैसे यहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है ग्लास का तापमान बढ़ रहा है, फिर ग्लास से लिक्विड का तापमान बढ़ जा रहा है। तो लिक्विड में जब तापमान बढ़ेगा लिक्विड का तापमान बढ़ेगा। यहां पर हम लिख देते हैं किस चीज का हम बात कर रहे हैं, लिक्विड का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो डेंसिटी घटेगी। जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब इसमें डिफ्लेक्शन होगा। मान लीजिए लिक्विड आते आते यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया और यहाँ पर डॉक्टर निकाल करके मेजरमेंट कर लेगा, आ गया 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। कहा गया 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ मेजरमेंट में फ़ारेनहाइट भी रहता है, सेल्सियस भी रहता है, तो फ़ारेनहाइट में देख करके बता देगा आपको। कहने का मतलब ये है ये डिफ्लेक्शन कब तक होगा, ये लिक्विड कब तक ऊपर चढ़ता जाएगा, तब तक चढ़ेगा जब तक कि तीनों बॉडी का तापमान बराबर नहीं हो जाता, तब तक इस लिक्विड में डिफ्लेक्शन होगा और ये ऊपर चढ़ता जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो मुंह लगाता खुद देर क्या करता रखता है, ताकि ऐसा नहीं कि मुंह में डाला और निकाल लिया तो टेम्परेचर क्या बराबर हो जाए, नहीं भाई हीट ट्रांसफर हो रहा है, कहीं कंडक्शन होगा कहीं कन्वेक्शन होगा, वो बाकी चीजें हैं। कहने का मतलब ये है कि बॉडी, यहां लिखते हैं हम, बॉडी हमारी क्या थी, ए, जो कि इंसान है ए, और टी ए हो गया बराबर होगा किसका, टी ग्लास का। फिर अब ये ग्लास का तापमान किसके बराबर होगा, टी मरकरी। ये तीनों तापमान बराबर होंगे तब ये मरकरी का डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा, ऊपर राइज होना बंद हो जाएगा। मतलब जैसे यहाँ आगे बंद हुआ, इसका मतलब कि ये कंडीशन जो है वो किस पॉइंट की बात हो रही है, एक्स की बात हो रही है कि यहाँ पर ये तीनों बॉडी का तापमान बराबर है। अब डॉक्टर देखिएगा यहाँ पर बता देगा। तो ये रहा कुल मिलाकर के कंसेप्ट आया कि नहीं आया, कि जब यूज किया तो हमको क्या पता चल गया, तापमान किसका, इस ह्यूमन बॉडी का तापमान इतना है जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है। ये टेम्परेचर मेजरमेंट किया गया। तो ये कहा गया, ये है जीरोथ थर्मोडायनामिक्स का बेस्ट एग्जांपल, ठीक है दोस्तों। तो कंसेप्ट यहाँ पर भी दिख रहा है हमको, क्या है ये ही तो बराबर हो, तापमान ही बराबर होगा। जीरोथ थर्मोडायनामिक्स से कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर जनरेट होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका जीरोथ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोमीटर और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो थर्मोमीटर भी कई प्रकार के होते हैं, गैस थर्मोमीटर, लिक्विड थर्मोमीटर, रजिस्टर थर्मोमीटर, ठीक है। तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ओके बाय, गुड नाइट।